आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। शाब्दिक अर्थों में संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सामान्य या कॉमन होता है। अतः संचार शब्द से तात्पर्य सूचना देने वाले संचारक और सूचना लेने वाले प्रापक के मध्य उभय निष्ठता मतलब कॉमननेस स्थापित करना होता है। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों से सहभागी होता है। इस प्रकार वे समस्त विधियां जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, संचार कहलाता है। व्यापक अर्थों में संचार किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति से समूह को या समूह से समूह को कुछ समानार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के द्वारा सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभावों का आदान प्रदान करना ही संचार है। संचार में दो या दो से अधिक व्यक्ति सूचनाओं एवं अनुभूतियों का आपस में विनिमय करते हैं। संचार के माध्यम से व्यक्तियों में परस्पर समझ का विकास होता है। संचार कोई निश्चल हस्ती न होकर एक गतिशील प्रक्रिया है। यह संबंध जोड़ने का एक बड़ा हथियार है। अतः संचार सामाजिक पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं संचार के तत्व तथा प्रक्रिया। इस सृष्टि पर जीव जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में संचार होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि यह महज एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। संचार की प्रक्रिया में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो इसकी प्रक्रिया से संबद्ध है। पहला, संप्रेषक या सूचनादाता मतलब सेंडर। दूसरा है सूचना या जानकारी, जिसको हम लोग मैसेज कहते हैं। नेक्स्ट है सूचना या माध्यम या विधि, जिसको मीडियम कहा जाता है। चौथा है सूचना प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। और पांचवा है प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। फिर अगले है संचार के प्रकार। संदेश या सूचना की प्रकृति, प्राप्तकर्ताओं के समूह, सूचना एवं संगठन की वैधानिकता, संगठन में सूचना का प्रवाह तथा संचार प्रक्रिया के माध्यम इत्यादि के आधार पर संचार के कई प्रकार या रूप हो सकते हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। पहला है माध्यम के आधार पर संचार कैसा होता है। तो ये देखते हैं माध्यम के आधार पर। पहला इसके अंतर्गत आता है मौखिक संचार। जब सूचना का संचरण बोलने एवं सुनने की विधि से होता हो तो यह मौखिक संचार कहलाता है। दैनंदिन जीवन में मतलब कि दैनिक जीवन में संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा परंपरागत तरीका मौखिक वार्तालाप ही है। कई बार यह एक तरफा होता है तो कभी द्विमार्गी भी होता है। लॉरेंस एवं एप्पल के अनुसार व्यावसायिक जगत में 75% समय मौखिक संचार में ही व्यतीत होता है। रेडियो, फिल्में, टेलीविज़न, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार तथा आमने सामने दिए गए आदेश इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लिखित संचार। जब सूचना को लिखित या मुद्रित रूप से दूसरों के तक पहुंचाया जाता है तो यह लिखित संचार कहलाता है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, नियॉन साइन बोर्ड, बुलेटिन, आदेश पत्र, नियमावली तथा चार्ट इत्यादि लिखित संचार के माध्यम है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आते हैं लिखित संचार के माध्यम कौन कौन से, निम्न में से लिखित संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो माध्यम हैं ये सब पूछे जाते हैं और जो है हमारे एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है प्रतीकात्मक संचार। ऐसे कुछ संचार भी होते हैं जो ना लिखित होते हैं और ना ही मौखिक बल्कि इशारे या प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे होठों पर तर्जनी उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, कनिष्ठा उंगली उठाकर शौचालय जाने का इशारा, किसी की पीठ पर या हाथ में हाथ रखकर सांत्वना का इशारा, अथवा पलके, होठ या गर्दन हिलाकर सहमत असहमत का इशारा। क्रिकेट में अंपायर का उंगली उठाना, जीत पर तर्जनी एवं मध्यमा का वी बनाना, अंगूठे एवं तर्जनी को गोल करके बधाई का इशारा, अंगूठा उठाकर थम्स अप प्रोत्साहित करना या चिढ़ाना, या हल्के से अपनी कमीज के कॉलर को गर्व से छूना इत्यादि बहुत से प्रतीकात्मक संचार हैं। लेकिन इन प्रतीकों का अर्थ प्रत्येक स्थान राष्ट्र में एक जैसा नहीं होता है। इस सभी संचार प्रणालियों में लाभ हानि निहित है। मौखिक संचार में समय एवं धन बचता है। सरलता से एवं शीघ्रता से इसे समझा जा सकता है। संकट काल में एवं गोपनीय बातों के लिए भी यह बहुत ही
काम के होते हैं या अधिक उपयुक्त होते हैं तथा आपसी विश्वास एवं संबंधों को बढ़ावा मिलता है। जबकि इसमें दोष यह है कि मानवीय हाव भाव तथा अर्थ निकालने की प्रवृत्ति हावी रहती है और भूलने की समस्या भी बनी रहती है। साथ ही संगठनों के में मौखिक संचार की वैधानिकता कम है। लिखित संचार में दूरी एवं समूह की समस्या नहीं रहती है। विस्तृत एवं जटिल बातें भी वर्णित की जा सकती हैं। एक स्थान पर उपस्थित रहने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। यह सस्ता एवं स्थायी संदर्भ साधन है तथा भावनाओं पर काबू रखा जा सकता है और प्राप्तकर्ता बार बार पढ़ सकता है। इस संचार में समय एवं धन का व्यय होता है। प्रत्येक बात लिखित में नहीं दी जा सकती तथा इससे संगठन में लाल फीताशाही बढ़ती है। जहाँ तक प्रतीकात्मक संचार का प्रश्न है, वह पूर्णतया देश, काल, समाज, संस्कृति तथा आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। प्रतीकात्मक संचार बहुधा अधिक प्रभावी तथा भावपूर्ण दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक संचार की अपनी अपनी एक महत्ता है। ये नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से कि लिखित संचार ही बहुत अच्छा माना जाता है या मौखिक संचार जो है बहुत अच्छा होता है या फिर प्रतीकात्मक संचार ही बहुत अच्छा होता है। अपनी अपनी जगह पे सभी संचार काम में लाए जाते हो और सभी का अपना एक महत्व है। नेक्स्ट है प्रवाह के आधार पर संचार। अधो मतलब कि डाउनवर्ड संचार। जब संगठन के उच्चाधिकारी अपने निम्न अधिकारियों या अधीनस्थों तक सूचना या आदेश भेजते हैं तो यह अधोमुखी संचार का होता है। ऊपर से नीचे की ओर होने वाले संचार में सत्ता का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। अधो संचार की प्रकृति प्रायः आदेशात्मक होती है। लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली, बजट स्वीकृति, कार्मिक सम्मेलन तथा अन्य माध्यमों में अधो संचार होता है। इस संचार में अधीनस्थों को उच्चाधिकारियों की मंशा का पता चलता है। बड़े संगठनों में तथा पद सोपान के अधिक स्तर वाले संगठनों में अधो संचार के मार्ग में बहुत बाधाएं रहती हैं। कारण स्पष्ट है। ऊपर से आए आदेश एवं निर्देश निम्नतम स्तर तक आते आते कई बार की गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। पूर्वकालीन राजकीय संगठनों में प्रायः अधो संचार की प्रकृति बहुत ही कठोर हुआ करती है, जो अब शनः शनः तो लोकतांत्रिक रूप धारण कर रही है। अब इसके बाद में अगला है ऊर्ध्व संचार। इसमें अपवर्ड, जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जो संचार का प्रवाह होता है तो यह ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वमुखी संचार कहलाता है। इसकी प्रकृति प्रायः प्रार्थनात्मक होती है। इस प्रकार के संचार से मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना तथा योजना एवं बजट का निर्माण का प्रयोग होता है। जिन संगठनों में ऊर्ध्व संचार की स्थिति शिथिल होती है वहां प्रायः अधिकारीगण भ्रम के शिकार रहते हैं क्योंकि उन्हें संगठन की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान नहीं रहता है। ऊर्ध्व संचार को प्रोत्साहित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की तत्परता, पारदर्शी नीतियां, प्रोत्साहन योजनाएं, सहभागी प्रबंधन तथा उच्चाधिकारी की इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। अगला है समस्तरीय या पार्श्व। नेक्स्ट है इसमें हॉरिजॉन्टल या अक्रॉस। जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो यह पार्श्व या समस्तरीय या क्षैतिजिक संचार कहलाता है। इस संचार की प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है। वरिष्ठ अधिकारी तथा उच्च निम्न के दायरे से बाहर इस प्रकार के संचार में लिखित, मौखिक रिपोर्ट, समूह कार्य, संपर्क तथा सीमित बैठक इत्यादि विधियां काम में ली जाती हैं। संगठन में समन्वय बनाए रखने तथा परस्पर निकटता स्थापित करने में समस्त स्तरीय संचार महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अगला है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक या अंगूर लता, जिसको ग्रेपवाइन संचार कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जा चुका है, ग्रेपवाइन संचार कौन सा होता है? जो संगठन में कार्यरत कार्मिकों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि मानवीय स्वभाव जिज्ञासा तथा उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी इत्यादि अनौपचारिक संचार के माध्यम है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और क्वेश्चन भी इनसे बनते रहते हैं। इसमें जैसे दे दिया जाता है कि मित्र मंडली किसका कौन से संचार का उदाहरण है या फिर जासूसी इत्यादि कौन से संचार का उदाहरण है। नेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद में है इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष अफवाहों का प्रसार है, र्यूमर्स का प्रसार है। यद्यपि अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व तथा पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है, यदि संगठनों में उच्चाधिकारियों को
अनौपचारिक समूहों का ज्ञान हो तो निस्संदेह सूचना आदान प्रदान से समन्वय प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है, वरना अंदरूनी संघर्ष तथा विध्वंसकारी प्रवृत्तियां सिर उठा सकती हैं। इसलिए संगठन में सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। दिनांक 21 सितंबर 1995 को संपूर्ण भारत में गणेश प्रतिमाओं द्वारा तथाकथित भक्तों के हाथों दुग्धपान की अफवाह कुछ ही घंटों के में इसलिए फैल गई थी कि अनौपचारिक संचार का तंत्र बहुत ही व्यापक होता है। मतलब कहने का कि अनौपचारिक संचार जो होता है वह जो है एक नियम से नहीं चलता है, वो व्यापक रूप से मतलब कि एक से दूसरे से पचासों हजारों तक की बातें पहुंच जाती है और उसमें बहुत समय भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा पढ़ाया कुछ भी समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा और थैंक यू।